नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आपको डिस्प्ले पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, एक फॉर्म आपको दिख रहा होगा। तो ये है मुचलका, यानी कि इंग्लिश में बोलें पर्सनल बॉन्ड, इंग्लिश में से बोलते हैं पर्सनल बॉन्ड। तो आप ज़्यादातर जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यहाँ पर जानते होंगे, लेकिन जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि मुचलका किस तरीके का दिखता है, जो पर्सनल बॉन्ड है किस तरीके का होता है, किस तरीके का दिखता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें ये जान लिया था कि मुचलका यानी पर्सनल बॉन्ड क्या होता है। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में उसको देख लेते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो समझ ले। तो मुचलका यानी पर्सनल बॉन्ड क्या होता है। तो व्यक्ति पर्सनल बॉन्ड मान लो कि स्वयं को ही वो बांध रहा है, शर्तों से व्यक्ति स्वयं को खुद ही बांध रहा है। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो व्यक्ति का जो पर्सनल बॉन्ड होता है, जब व्यक्ति की जमानत कराई जाती, कोई अभियुक्त है जिस पर चोरी, लूट या बलात्कार किसी का भी अभियोजन चल रहा है, तो उसकी जमानत कराई जाती है। तो उसके साथ जमानती तो लगते ही हैं, जितने कोर्ट मांगे कम से कम दो तो रह ही ही हैं, ज़्यादातर मामलों में दो जमानती। और उसके साथ ही उससे जो अभियुक्त है उससे भी यहाँ पर पर्सनल बॉन्ड भरवाया जाता है। तो यहाँ पर तीन बॉन्ड यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं भरवाए जाते हैं। एक तो उसी व्यक्ति से भरवाया जाता है जिसका अभियोजन चल रहा है, जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने ये अपराध किया है, तो उससे ये बॉन्ड भरवाया जाता है। तब ये कहलाता है मुचलका पर्सनल बॉन्ड। और जो जमानती होते हैं वो जो जमानतनामा भरते हैं, जो उसने अपने दो रिश्तेदारों को बुलाया, किसी आस पड़ोसियों को बुलाया कि मेरी ज़मानत दे दो, तो वो ज़मानत देते हैं कि मैं इसकी ज़मानत देता हूँ, ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन टूटती हैं, ये व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है, जमानत के दौरान उसका जमानत का गलत प्रयोग करता है, गवाहों को धमकाता है, या फिर जमानत लेके ये यहाँ से क्या हो जाता है, एब्सकॉन्डेड हो जाता है, ये यहाँ से फरार हो जाता है। तो जितनी भी जो जमानत दी है वो जब्त कर ली जाए। जैसे कि उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्त ने 50,000 रुपये की ज़मानत दी है, तो 50,000 की ज़मानत ये न्यायालय में, यहाँ पर ये सरकारी खजाने में चली जाएगी, सरकारी निधि में चली जाएगी। क्योंकि यदि वो उसने क्या करा, शर्तों को भंग किया, मतलब उसने गवाहों को धमकाया और वो निश्चित डेटों पर नहीं आ रहा है और वो यहाँ से फरार हो गया है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये जमानत की जितनी भी राशि है वो जब्त हो जाएगी। तो ये जमानती होते हैं, जो उसके दोस्त यार होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, जो भी जमानत देते हैं उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है, जब कंडीशन पूर्ण नहीं की हो जाती, जब कंडीशन ये फुलफ़िल नहीं की जाती कंडीशन को आगे, जब भी इनका ब्रीच होता है, तो ये रुपया यहाँ पर सरकार को चला जाता है। इसी तरीके से मुचलका होता है। मुचलका में जो पर्सनल बॉन्ड है वो वही व्यक्ति भरता है जिस पे ये आरोप होता है, जो अभियुक्त है, और कि उसने ये अपराध किया है, बलात्कार का हो, चोरी का हो, छेड़छाड़ का, कोई भी अपराध हो, तो उससे भी यहाँ पर बॉन्ड भरवाया जाता है, वो कहलाता है मुचलका पर्सनल बॉन्ड। जो अभियुक्त है उससे खुद ही बॉन्ड भरवाया जाता है, वो कहलाता है पर्सनल बॉन्ड। तो वो भी सेम ही होता है, उसमें भी वो ये कहता है कि ये शर्तें हैं और मेरे द्वारा ये शर्तें भंग की जाती हैं, तो ये जो को न्यायालय ने जो 50,000 की धनराशि की जमानत मांगी है वो जब्त कर ली जाए। तो यही शर्तें उस पर भी लागू होती हैं। यदि वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ करता है, गवाहों को धमकाता है, ये वो और कोई अपराध करता है जमानत के दौरान, तो उसकी भी राशि जब्त कर ली जाएगी। तो मुचलका मतलब है कि जो व्यक्ति पर खुद ही आरोप है, तो ये तो जुडिशरी मजिस्ट्रेट की बात हो गई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात। तो जुडिशियल कोर्ट्स में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजीएम कोर्ट हो, तो कोर्ट में क्या रहता है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट रहते हैं, न्यायिक कोर्ट रहती हैं, तो उसमें ज़्यादातर केवल मुचलके पे व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाता है। कुछ बस यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि व्यक्ति ने जमानत करा ली है और व्यक्ति क्या होता है, वो डेट पर नहीं आ पाता, उसकी जो डेट पड़ी है वो एक दो डेट पे नहीं आ पाता है, तो कोर्ट यहाँ पर उसके वारंट जारी कर देती है। जमानत तो उसकी पहले हो चुकी है, लेकिन वारंट जारी कर देती है।
तो वारंट जब रिकॉल कराए जाते हैं तो केवल मुचलका पे उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसकी ज़मानत पहले ही हो गई है, तो केवल मुचलका पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाता है। एक मुचलका भरवा के छोड़ दिया जाता है। यदि कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, छोड़ना चाहे या ना छोड़ना चाहे, लेकिन 1-2 डेट की बात होती है तो ज़्यादातर मामलों में छोड़ ही देती है। नहीं छोड़ती है तो 1 आध हफ्ते के लिए, 2-3 दिन के लिए उसे जुडिशल कस्टडी में भेजने के बाद छोड़ती है। तो ये होता है। और ज़्यादातर जो मुचलके के आधार पे, केवल मुचलके के आधार पे जब छोड़ा जाता है तो वो ज़्यादातर केसेस होते हैं ब्रीच ऑफ पीस के संबंध में, हैबिचुअल ऑफेंडर के संबंध में, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भंग करने के संबंध में, जो कि हमारे जो सेक्शन है सीआरपीसी के 107, उसके आगे के 110 और ये यहाँ पर इसके आसपास के जो भी सेक्शंस हैं, तो उनमें ये बताया गया कि ये व्यक्ति को लगता है कि व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, कोई आपराधिक कार्य कर सकता है, तो अपराध होने से पहले ही उससे यहाँ पर पर्सनल बॉन्ड भरवा लिया जाए, उससे यहाँ पर मुचलका भरवा लिया जाए। तो इन केसों में ज़मानत कम मांगी जाती है पर्सनल बॉन्ड के आधार पे ही, और व्यक्तियों की ज़मानत कम ही मांगी जाती है। केवल उस व्यक्ति के द्वारा ही यहाँ पर पर्सनल बॉन्ड भर के ही उसको छोड़ दिया जाता है। उससे पर्सनल बॉन्ड भरवा लिया जाता है 20,000 रुपये की राशि का, 50,000 रुपये की राशि का। यदि वो शर्तें भंग करेगा उससे, जैसे कि शांति भंग के केस में क्या शर्त रहती है, शांति भंग के केस में ये शर्त रहती है, यदि तुम्हारे द्वारा इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके शांति भंग की गई या कोई बलवा किया गया, तो तुम्हारी राशि है जो 50,000 रुपये की तुमने जमानत दी है, मुचलका भरा है यानी 50,000 रुपये का, वो जब्त हो जाएगा। तो ये पर्सनल बॉन्ड होता है। इसमें व्यक्ति जो खुद ही संदिग्ध होता है, जो शांति भंग कर सकता है या कोई अपराध कर सकता है, या फिर वो अभियुक्त है, न्यायालय में उसका मामला चल रहा है, तो उससे ये पर्सनल बॉन्ड भरवाए जाते हैं। या फिर इसी प्रकार जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाने की जो सीमाएं हैं, उसके अंदर भी ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति है, तो पुलिस थाने का जो थाना अध्यक्ष है या इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, वो भी इस तरीके का मुचलका किसी संदिग्ध व्यक्ति से भरवा सकता है। तो न्यायालयों में ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, मुचलका तो भरवाया जाता है, और उसके साथ जमानतियों की भी ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके जमानत होती है। केवल वारंट रिकॉल के मामलों में पर्सनल बॉन्ड के आधार पर ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसकी पहले जमानत हो चुकी होती है। तो ये समझने की बात है। तो दोस्तों देख लेते हैं मुचलका कैसा होता है, किस तरीके से आपको भरना है। तो एक सिंपल है, इसमें शर्तें बढ़ और कम हो सकती हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो अलग से भी इसमें कंडीशंस बढ़ा सकता है। तो एक सिंपल फॉर्मेट है, इसी में हम आगे देख लेंगे कि और क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पॉक्सो कोर्ट का है, श्रीमान न्यायालय ADJ 27 पॉक्सो न्यायाधीश महोदय आगरा। ये आपको भर देना है सबसे ऊपर न्यायालय का नाम, और मुकदमा नंबर क्या है XYZ, जो भी मुकदमा है वो भर देना है। कौन से सन में ये रजिस्टर्ड हुआ था मुकदमा, वो लिख देना है। तो पूरे मुकदमे का नंबर आपको और कौन से सन में रजिस्टर्ड हुआ था वो लिख देना है। फिर अभियोग, क्या मुकदमे का नाम है, तो ये स्टेट केस है, कंप्लेंट केस है। तो स्टेट केस और कंप्लेंट केस क्या होता है, स्टेट केस में यहाँ पर जो मामले का नाम होता है वो राज्य से शुरू होता है, स्टेट से शुरू होता है। स्टेट बनाम, और जो अभियुक्त होते हैं उनके नाम पे होता है। तो यहाँ पर राज्य बनाम कोई भी नाम हुआ, यहाँ पर सचिन, कालू, XYZ जो भी यहाँ पर नाम हुआ, तो वो नाम यहाँ पर आपको लिख देने हैं। तो राज्य बनाम हम मान लेते हैं यहाँ पर X, राज्य बनाम X आदि। तो ये लोग हैं, इसमें X है और भी लोग हैं। तो X की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि केस में जो पहला नाम होता है उसी से ज़्यादातर केस का नाम जाना जाता है। तो ये हमने मर दिया राज्य बनाम X, अभियुक्त X है यहाँ पर, और भी अभियुक्त हैं तो आदि लिख दिया हमने। और धारा कौन कौन सी हैं, ये सब धाराएं 376, 511, 120, 323, 504, 506 IPC एंड 7/8 सेक्शन 7 एंड 8 पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट आप जानते ही हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, उनके संबंध में जो सेक्सुअल ऑफेंस हैं, लैंगिक अपराध हैं, उसके लिए स्पेशल एक्ट है। तो ये स्पेशल कोर्ट है ये, जैसे कि SC ST कोर्ट होती है, इसी तरीके से ये भी स्पेशल कोर्ट होती हैं, और डायरेक्ट ये कोर्ट संज्ञान ले सकती हैं। जो कोर्ट होती हैं, जो
जो सीआरपीसी में लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ही संज्ञान लेंगी अपराध का। जो जनरल नियम है अपराध का संज्ञान कौन लेंगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ही लेंगी। लेकिन स्पेशल कोर्ट हैं उनके लिए ये एक्सेप्शन है, वो डायरेक्ट संज्ञान ले सकती हैं। तो ये भरना है। इसमें आप कौन व्यक्ति यहाँ पर मुचलका भर रहा है, यहाँ पर जो अभियुक्त है, तो यहाँ पर एक्स ही यहाँ पर अभियुक्त है तो अपना ही वो मुचलका दे रहा है, या एक्स व्यक्ति के द्वारा शांति भंग होने की आशंका है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट का मामला है तो वो भर देना है। तो अभी हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम न्यायिक कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये ADJ 27 पॉक्सो का है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अभियुक्त है और वो मुचलका भर रहा है। तो मैं की यहाँ पर नाम भर देना है। मैं की के आगे कौन सा व्यक्ति है जो मुचलका भर रहा है, तो यहाँ पर हम बाई भर देते हैं, पुत्र श्री जेड, कौम उसकी जाति कौन सी है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। और निवासी कहाँ का, उसका पूरा एड्रेस भर देना है, थाना आपको भर देना है। और फिर दोबारा आपको यहाँ पर जो कि धारा, ये सब धारा दोबारा भर देनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो केस का नाम था वो व्यक्ति ना होके, तो केस में और भी जो नाम हैं और भी लोगों के जो अभियुक्त हैं, जो हमने आदि लिखा था वो व्यक्ति मुचलका भर रहा होता है। तो इसमें दोबारा यहाँ पर धाराएं भर देनी है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कोई दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर मुचलका भर रहा हो। जैसे कि यहाँ पर केस का नाम था राज्य बनाम एक्स, तो यहाँ पर हो सकता है बाई, जेड, ए, बी ये लोग भी यहाँ पर इस केस में अभियुक्त हों, इन्होंने भी मिलकर अपराध किया हो। तो केस में यहाँ पर और भी अभियुक्त हैं, तो यहाँ पर ये बाई एक्स, बाई जेड सब बारी बारी यहाँ पर मुचलका भरेंगे, अपनी जमानत करवाएंगे और उसके साथ ही मुचलका भी भरेंगे, और जमानतियों की ज़रूरत भी पड़ेगी उन्हें, तो उस जमानतनामा के साथ ये मुचलका भी लगता है। तो इसमें ये भर देना है। फिर यहाँ पर जब आपने धाराएं भर दी IPC और पॉक्सो एक्ट की, तो अभियोजन इस न्यायालय में चल रहा है। अतः इस लेख द्वारा इकरार करता हूँ कि मैं इस मुकदमा के दौरान नियत तारीख को इस मुकदमे के सिलसिले में इस न्यायालय में उपस्थित रहूँगा। तो ये शर्तें हैं, इसमें और भी शर्तें हो सकती हैं, लेकिन जो मिनिमम शर्तें हैं वो तो यहाँ पर दिखाई दे ही रही हैं कि जो भी न्यायालय में तारीख पड़ती रहेंगी उस तारीख पे मैं नियत आता रहूँगा, आऊँगा नहीं तो मैं उसका कारण बताऊँगा, एप्लीकेशन लगाऊँगा। ये आपको लिखना है कि मैं उन तो उस नियत तारीख को इस मुकदमे के सिलसिले में न्यायालय पर उपस्थित जरूर रहूँगा। अगर ये मुकदमा इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब कि मुंतकिल हो जाए, मतलब कि ट्रांसफ़र हो जाए, तो मैं उसमें भी उपस्थित रहूँगा। अगर ये मुकदमा न्यायालय सेशन में सुनवाई हेतु सुपुर्द हो जाए, तो अगर ये सेशन न्यायालय में सुपुर्द हो जाता है तो वहाँ भी मैं निश्चित तारीख पर उपस्थित रहूँगा, और मुझे कभी भी न्यायालय बुलाएगा तो मैं उपस्थित रहूँगा। तो ये है, ये कंडीशन है। इसी के साथ हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट का भी देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आपको क्या है, उसमें आपको धारा जो भी है 107 है CRPC की वो भर देनी है शांति भंग के संबंध में। जो भी यहाँ पर धाराएं हैं शांति भंग के संबंध में 110 है, वो है, तो वो आपको भर देनी है। और यहाँ पर कंडीशन क्या रहेंगी कि मैं किसी प्रकार की शांति भंग नहीं करूँगा, और किसी को कोई भी यहाँ पर इस तरीके की हरकत नहीं करूँगा, कोई अपराध कोई आगे जिस अपराध होने की आशंका है वो अपराध मैं नहीं करूँगा, ऐसा मेरा कोई चरित्र नहीं है, वो आपको कंडीशन भर देनी है। और लास्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या फिर ADJ कोर्ट की, स्पेशल कोर्ट की हो, किसी भी कोर्ट की हो, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, लास्ट में जो महत्वपूर्ण लाइन है कि अगर मैं इसमें कसूर करूं, अगर जो कंडीशन मैंने यहाँ पर बॉन्ड भरा है जिस कंडीशन के संबंध में, यदि उनका मैं कसूर करता हूँ, उनका मैं पालन नहीं कर पाता हूँ, तो मेरी ये राशि जो भी है 20,000, 50,000 या 1,00,000 उसको यहाँ पर जब्त कर लिया जाए, यानी कि यूपी सरकार को मैं अदा करूँगा। यूपी सरकार की निधि में ये जब्त हो जाएंगी, यूपी सरकार को चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था मुचलका, और यही जमानतनामा होता है। जो जमानत, उसमें भी लास्ट में यही लाइन लिखी रहती है, जो व्यक्ति है अभियुक्त है, जो जिस पे ये आरोप है कि उसने ये अपराध किया है, उसके जो रिश्तेदार भी जमानत देते हैं वो भी लास्ट में यही कहते हैं कि जो मैं 20,000 रुपये की राशि की जमानत दे रहा हूँ, या 50,000 या 1,00,000 रुपये की राशि की जमानत दे रहा हूँ, तो यदि व्यक्ति यदि
कोई भी जो अभियुक्त है वो ऐसा कुछ करता है जो कंडीशन में लिखा है उसके विपरीत कार्य करता है, गवाहों को धमकाता है, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करता है या एब्सकॉन्डेड हो जाता है, फरार हो जाता है, तो ये राशि जब्त हो जाएगी और सरकार को मैं अदा करूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।